उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। आज के हमारे मेहमान हैं निर्माता निर्देशक विपुल शाह। विपुल शाह से बातचीत करेंगी ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। विपुल शाह जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद और नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको आज विविध भारती के स्टूडियो में, जबकि आप श्रोताओं से मुखातिब हैं, रेडियो के श्रोताओं से? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, विविध भारती एक ही ऐसा स्टेशन है जो पूरे भारत के श्रोताओं को एक साथ गाने सुनने का यह अद्भुत अवसर देता है जी। तो आज एक साथ पूरे भारत के श्रोताओं से बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपको वक्त फिल्म की बहुत सारी बधाइयाँ कि इतनी अच्छी फिल्म आपने बनाई। अच्छा, वक्त का ख्याल किस वक्त आपके मन में आया था? एक गुजराती प्ले मैंने देखा था जी। आतिश कापड़िया जी ने वो लिखा और दिग्दर्शन किया था। उसका नाम था आवजो वाला फरी मणिशु, जिसका मतलब होता है कि अलविदा मेरे प्यारे, हम फिर मिलेंगे। वो प्ले जब मैंने देखा तो मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि मैं इस पर से फिल्म ज़रूर बनाऊंगा, और मैंने उसी वक्त उसके जो कॉपीराइट्स होते हैं वो ले लिए थे। क्योंकि उस प्ले की एक खूबसूरती ये थी कि वो बाप और बेटे के रिश्ते को एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश करता था जी। और फिर हमने खैर उस पर काफ़ी चेंजेस करके फिल्म के माध्यम के अनुरूप उसे बनाया। और मुझे जिस दिन वो प्ले देखा उसी दिन मुझे भरोसा हो गया था कि मेरे हाथ में एक सुपरहिट फिल्म का मसाला आ चुका है। और अब जबकि वो रिलीज़ हो गई और इतनी लोगों ने तारीफ़ की, अप्रिशिएट की और इतनी अच्छी चली है, तो और भी अच्छा लगता है जी। और हम सबको बहुत अच्छी लगी वक्त फिल्म। अच्छा, क्या अमिताभ बच्चन के बगैर आप वक्त की कल्पना कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकता। और अगर अमित जी ना कह देते इस फिल्म के लिए तो मैं शायद ये फिल्म नहीं बनाता, क्योंकि वो एक ऐसे पिता की भूमिका कर रहे हैं इस फिल्म में, जैसा पिता हर नौजवान या हर बच्चा अपने बाप में देखना चाहेगा। और इस वक्त इस देश में अमित जी के अलावा ऐसा कोई कलाकार नहीं जिसे पूरा देश एक आदर्श पिता के रूप में अपना सके। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि अमित जी ये फिल्म करें। जी। अच्छा, वक्त फिल्म की बात चली है तो वक्त फिल्म का ही कोई गाना आपकी पसंद का सुन ले। वैसे वक्त में मेरे पसंद के बहुत सारे गाने हैं। होली का गाना मेरा बहुत पसंद का गाना है, और एक रोमांटिक सॉन्ग है सुबह होगी शाम होगी, वो भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मैं सुनाना चाहूँगा मेरे श्रोताओं को, वो है टूट गया दिल टूट गया जी। वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। उदासी भरा गीत। हाँ जी, उदासी विरह गीत कहते हैं हम इसे। जी। लेकिन वो रस बहुत ज़रूरी है जी। तो सुनते हैं वक्त फिल्म का ये गाना। अपना दर्द कोई जाने ना, टूट गया दिल टूट गया, सांसों का बंधन छूट गया, वक्त भी हमसे रूठ गया, सांसों का बंधन छूट गया, टूट गया दिल टूट गया।
प्यार किया है, सब कुछ तुम पे वार दिया है। तुम जानो ना, तुम हो धड़कन, तुम जिंदगानी, तुमसे जुड़ी है सारी कहानी। तुम मानो ना, किस मोड़ पे चले आए, तुम्हें खो सके ना हम पाए, हम चाह के भी तुमसे मिल सके ना। टूट गया दिल, टूट गया। अच्छा विपुल शाह जी, अब हम थोड़ी देर के लिए चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी के फ्लैशबैक में। ज़रा पहले अपने बचपन के बारे में बताइए कि कैसा था आपका बचपन, स्टूडेंट लाइफ कैसी थी आपकी? मैं बचपन में बहुत ही शरारती लड़का था और देख के नहीं लग रहा लेकिन आपको। और जो मुझे करीबी जानते हैं वो सब जानते हैं इस बात को कि मैं अभी भी बहुत शरारतें करता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा ही शरारती था। इनफैक्ट हर साल मेरे पेरेंट्स को स्कूल में ज़रूर एक बार तो कम से कम आना पड़ता था और कुछ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती थी। स्कूल में मैं बहुत ही लड़कियों में मैं बहुत ही हेटेड स्टूडेंट था। सारी लड़कियां जो क्लास की थी वो मुझसे बहुत नफरत करती थी। मैं इनफैक्ट 7वीं 8वीं कक्षा से स्कूल की वॉल जंप करके मैंने बंक करना शुरू कर दिया था। अच्छा। और जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे फर्स्ट डे कॉलेज में सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे कॉलेज में आते ही मैंने पहले ही लेक्चर में मैंने चैलेंज लिया था कि मैं ये लेक्चर फर्स्ट रो में बैठ के बंक करूंगा। अच्छा। तो टीचर जैसे ही मुड़े मैं उठ के निकल गया और वहाँ तो निकल गया, लेकिन जब बाहर आया तो हमारे जो सीनियर प्रोफेसर थे वो एक राउंड लगा रहे थे, फर्स्ट डे था कॉलेज का, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो पहले ही दिन मैं सस्पेंड हो गया। तो ये कुछ मेरे बचपन से जुड़ा हुआ मेरा ये है। मैं बहुत ज़्यादा शरारत करता था, मेरे फैमिली वाले बहुत परेशान रहते थे और अक्सर मुझे बहुत चोटें लगती थी, क्योंकि मैं बहुत स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखता था मैं और एडवेंचर बहुत करता था। जी। एक बहुत मज़ेदार किस्सा है कि हम चौथे फ्लोर पे रहते हैं, चौथे माले पर, और हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। तो एक दिन मेरे पिताजी दोपहर को घर आए खाना खाने। हमारा जो कारोबार था वो बिल्कुल घर के नज़दीक था। तो वो जब खिड़की में से उन्होंने बाहर देखा तो उन्होंने सामने नारियल के पेड़ पे मुझे देखा चौथे फ्लोर पे। तो वो कुछ उन्हें लगा वो जोर से कुछ बोलेंगे, मैं डर जाऊंगा, हाथ छोड़ दूंगा तो गिर विर सकता हूँ। तो वो चुपचाप आके नीचे खड़े हो गए जी। और मेरा ये रोज का कार्यक्रम था कि मैं ऊपर चढ़ के एक नारियल जरूर तोड़ता। तो बहुत पिटाई हुई उस दिन। तो ये ऐसा कुछ मेरा हर रोज कुछ ना कुछ होता था। तो तकरीबन एवरी डे हर रोज मैंने कोई ना कोई पनिशमेंट झेला है जी। तो ये कह सकता हूँ कि बहुत ही शरारती बचपन रहा। शायद वही बचपन की शरारत और जो पनिशमेंट था और आज आपकी फिल्मों में वो मजबूती के रूप में आता है और कॉमेडी के रूप में आता है, यूँ कहें। जहाँ तक ह्यूमर का सवाल है, मुझे लगता है कि वो थिएटर करने के साथ साथ वो मुझ में पनपता गया जी, धीरे-धीरे आगे। मेरे जो राइटर हैं आतिश कापड़िया, जिन्होंने आंखें और वक्त दोनों फिल्में लिखी, वो ह्यूमर में मेरे हिसाब से भारत में आज सबसे श्रेष्ठ लेखक हैं जो सबसे अच्छा ह्यूमर लिखते हैं। तो हम दोनों की टीम एक ह्यूमर अचीव करने में काफी सक्सेसफुल रही जी। अच्छा, परफॉर्मिंग आर्ट की ओर, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट की दुनिया में आप कब आए, कैसे आए? मैं स्कूल से ही इन सब चीज़ों में हिस्सा लेता था। मैंने स्टेट लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, इलोक्यूशन कंपटीशन और एक्टिंग के, और तो वो मेरा पहले से एक रुचि थी। जब मैं कॉलेज में गया, विले पार्ले बम्बई में एक नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है, वहाँ जब मैंने दाखिला लिया तो वहाँ पे महेंद्र जोशी करके हमारे डायरेक्टर थे।
उनके साथ इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में प्ले करना शुरू किया। वहाँ से पृथ्वी थिएटर, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल थिएटर है बम्बई का, वहाँ पे प्ले शुरू किया और वहाँ से धीरे धीरे प्रोफेशनली इस करियर को एक्सेप्ट किया। जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थिएटर की बात चली है, थिएटर के बारे में हमें बातें करनी बहुत सारी। एक गाना सुन लें आपकी पसंद का। मैं बंटी और बबली का कजरारे कजरारे जरूर सुनाना चाहूंगा प्रेक्षक। सुनते हैं। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा। कजरारे 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 तेरे कारे कारे नैना। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। ओ कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। हो मेरे नैना, मेरे नैना, मेरे नैना जुड़वा नैना। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। सुरमे से लिखे तेरे वादे, आँखों की ज़बानी आते हैं। हाय, मेरे रुमालों पे लब तेरे बांध के निशानी जाते हैं। ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। आजा टूटे ना अंगड़ाई, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरारे 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 तेरे कारे कारे नैना। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। ओ कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। हो मेरे नैना, मेरे नैना, मेरे नैना में छुप के रहना। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। अच्छा विपुल शाह जी, गुजराती थिएटर की एक समृद्ध परंपरा रही है, तो आपकी नज़र में दूसरी भाषाओं के थिएटर से ये किस तरह से अलग है? बम्बई में जहाँ तक सवाल है तो 4 थिएटर हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। एक गुजराती थिएटर है, एक मराठी थिएटर है, हिंदी थिएटर है और अंग्रेजी थिएटर है। जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चारों थिएटर की अपनी हिस्ट्री है, चारों का अपना कल्चर है और चारों का अपना अपना एक स्टाइल है। जो गुजराती थिएटर से मैंने सीखा और जो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, वो ये था कि हम जो भी स्क्रिप्ट करते थे, एक बेसिक हमारा प्लेटफॉर्म बहुत दिमाग में क्लियर होता था कि हम जो भी एक अच्छी सेंसिबल स्क्रिप्ट करेंगे उसे हम एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म में पेश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे एंजॉय करें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मैं अगर कोई ऐसी फिल्म बनाऊं जो बहुत अच्छी हो जी। लेकिन उसे देखने के लिए कोई आए नहीं ऑडियंस में, सही बात। तो वो फिल्म बनाने का जो पूरा बेसिक पर्पज़ है वही मार खा जाता है। जैसे वक्त है,
मैं चाहता तो वक्त में ह्यूमर ना डाल के उसे बड़ी सीरियस सी फिल्म बना सकता था। सही बात। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने से ऑडियंस की जो तादाद है वो कम हो जाती है। तो जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं उसे एक बहुत ही रंगीन, कलरफुल और एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाने का जो एक सीख मुझे गुजराती थिएटर से मिली, मुझे लगता है वो एक एलिमेंट ऐसा है जो गुजराती थिएटर को बाकी सारे थिएटर से अलग करता है। जी। अच्छा, एक अच्छा डायरेक्टर बनाने में थिएटर का कितना योगदान रहा है आपको, एक अच्छा डायरेक्टर बनाने में? मुझे ये नहीं मालूम कि मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ चलिए, लेकिन हम लोग कह रहे हैं आप अच्छे डायरेक्टर हैं। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि सारा ही श्रेय थिएटर को जाता है, क्योंकि वो मेरे बुनियादी साल थे और मैंने डायरेक्शन में कोई ट्रेनिंग नहीं ली और ना मैंने किसी को असिस्ट किया है। तो जो कुछ भी मैंने सीखा है वो थिएटर में काम करते करते सीखा है। जी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा श्रेय है गुजराती थिएटर को, मेरी जो भी डायरेक्शन की समझ है उसके लिए। और फिर उसे टेलीविज़न ने बहुत संवारा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कैसे टेक्निक को यूज़ किया जाता है जो थिएटर में नहीं हो सकता, वो ज्ञान मुझे टेलीविज़न ने बहुत दिया, खास करके एक महल सपनों का, क्योंकि वो 1000 एपिसोड चली थी। और अल्पविराम जो कि एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट था उस ज़माने में, इन 2 शोज़ ने मुझे बहुत सिखाया और खैर अब अभी भी सीख ही रहा हूँ, तो देखिए अब आगे क्या होता है। अच्छा, उन दिनों जब थिएटर के दिन थे आपके, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटक किए थे, कुछ याद है इस वक्त? मैंने शुरुआत की जब पृथ्वी थिएटर में, तो क्योंकि मैं गुजराती भाषा में थिएटर करता था, तो महेंद्र जोशी के साथ मैंने एक प्ले किया था ताथैया। ताथैया एक ऐसा नाटक था जो हमारी सोसाइटी में जब मौत होती है तो मौत के साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसके ऊपर वो एक ब्लैक ह्यूमर था, एक सटायर था जी। एक मजाक था हमारी सोसाइटी के इमोशंस का, जिस तरीके से हम मौत का मजाक कर देते हैं, क्रूडली उसे जिस तरह करते, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले था। एक प्ले मैंने किया था बोमन। बोमन का मतलब होता है ब्राह्मण, वो एक गुजराती स्लैंग में उसे बोमन कहते हैं। अच्छा। वो प्ले बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसमें एक ऐसे समाज की बात हुई थी कि जिसमें एक दिन के लिए 4 जो शूद्र हैं उनको ब्राह्मण बनाया जाता है, उनको मंदिर में आने का मौका दिया जाता है। और एक ऐसे आदमी की कहानी थी जो 60 साल का हो चुका है लेकिन आज तक उसका नंबर नहीं आया, और इस साल उसका नंबर आता है और जब वो ब्राह्मण बना हुआ है उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। तो ना ब्राह्मण उसे स्वीकार करते हैं, ना शूद्र उसे स्वीकार करते हैं, और उसकी जो अंतिम क्रिया होती है वो होती नहीं है। तो उस मुद्दे पर एक प्ले था जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था। और एक केसर भीना करके प्ले था। केसर भीना ऑपरेशन ब्लू स्टार पर से प्रेरित एक जो मिलिट्री है उसमें एक रिवॉल्ट की कहानी थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले था। उसके बाद मैंने खुद के अपने जो प्ले किए, एक था उसमें से आंधड़ो पाटो जिस पर से मैंने आंखें फिल्म बनाई, एक एक्शन रिप्ले करके प्ले था जिस पर से मैं फ्यूचर में एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, और एक मुक्ति बंधन करके प्ले था जो एक बहुत ही संजीदा प्ले था, एक ट्रू स्टोरी थी। पार्किंसंस के डिजीज की जो पहली बार दवाई खोजी गई उस पृष्ठभूमि पे वो प्ले था, तो वो बहुत महत्वपूर्ण प्ले रहे। जी। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण नाटक थे आपके और आंखें फिल्म की बातें हमें करनी है, लेकिन उससे पहले उन दिनों की याद में, थिएटर के दिनों की याद में कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? एक फिल्म है 10 जी, उसका एक टाइटल सॉन्ग है 10 बहाने करके ले गए दिल जी। वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। सुनते हैं ये गाना। Everybody put your hands up in the air now, hey now, hey now. Everybody put your hands right up and say, उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू। hey now, hey now, say hey now, hey now. उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू, जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू। I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल। And you became my destiny, तू ही मेरी मंजिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल।
करके ले गए दिल। ये दिल तो पहले ऐसा नहीं था, किसने बहकाया ऐसा सपना दिखाया। ये आंखें मेरी देखे उसी को, सोचे बिना ही उसे अपना बनाया। क्यों जीना तो मरने से अब है कहीं मुश्किल, खुद को जो खोया तो वो हो गया हासिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू, जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू। I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल। And you became my destiny, तू ही मेरी मंजिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। विपुल जी, आपकी पहली फिल्म थी आंखें, तो ये बताइए कि फिल्म आंखें का ख्वाब आपकी आंखों में कब सजा था? एक बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक है। हम लोग जब प्ले करते थे तो हर शो में जब मैं प्ले के रिहर्सल्स कर रहा था तो मेरे जितने भी मित्र थे उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट फिल्म का है, इसे तुम स्टेज पे बना ही नहीं पाओगे जी। मैंने कहा वही एक चैलेंज है, देखते हैं कैसा होता है। हालांकि प्ले बना, बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो हर शो के बाद जब हम बस में या रिक्शा में घर तक जाने के लिए निकलते, 2-3 लोग साथ में होते, तो हम डिस्कस करते कि ये एक फिल्म के लिए बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। और मैं हमेशा उसका सपना देखता था कि मैं जो वो मेन विलन का रोल है वो अमिताभ बच्चन से करवाना चाहता हूँ। और पता नहीं कब होगा, क्या होगा, लेकिन जब ये फिल्म बनाऊंगा तो मैं अमित जी को जरूर अप्रोच करूंगा। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज था कि अमित जी ने ही वो रोल निभाया। तो जिसे कहते हैं कि ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन थी। तो हम जब थिएटर करते थे तभी ऐसे ही मजाक मजाक में जो बातें होती थी वो सारी फाइनली ट्रू हो गई कि वही मेरी पहली फिल्म बनी। और उसी फिल्म में अमित जी ने भूमिका भी निभाई जो शायद उनकी करियर में एक विलन का रोल उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बहुत सालों में नहीं किया था जी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था जी। लेकिन ये जो चमत्कार था, एक और चमत्कार था कि अमिताभ बच्चन को आपने पहली फिल्म के लिए राजी कर लिया। तो ये करिश्मा कैसे कर दिखाया आपने? ये करिश्मा मैंने नहीं किया। अच्छा। मुझे लगता है कि जिस दिन मैं अमित जी से मिला था स्क्रिप्ट को लेकर, वो शायद मेरी जिसे कहते हैं कुंडली में सबसे भाग्यशाली दिन होगा कि मैं अमित जी को मिलने गया था। मैं वो शूटिंग कर रहे थे फिल्मालया स्टूडियो में एक फिल्म की। मैं गेट क्रैश करके अंदर घुस गया था क्योंकि अदरवाइज मुझे पता नहीं था मैं उनसे कैसे मिलूं। और मैं उनके सामने जाके खड़ा हो गया और मैंने कहा कि सर मुझे आपको एक स्क्रिप्ट नरेट करना है। तो उन्होंने कहा अभी कर सकते हो? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कितनी देर में सुनना चाहेंगे? 20 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे? तो उन्होंने कहा चलो 20 मिनट वाला वर्जन सुना दो, अगर अच्छा लगा तो फिर हम आगे सुनेंगे। मैंने 20 मिनट में आंखें की कहानी नरेट की और अमित जी ने कहा कि मैं ये फिल्म करूँगा। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये अमित जी सीरियसली कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्योंकि 20 मिनट में मैंने कुछ कहानी सुनाई है और उन्होंने कहा ये फिल्म मैं करूँगा। उन्होंने ना मुझे
डायरेक्ट करते हुए देखा है ना मेरे बारे में कुछ जानते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो बस यहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया। जी। अच्छा, आँखें फ़िल्म का ज़िक्र है, तो आँखें फ़िल्म का कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को? हाँ बिल्कुल, ये मेरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी रही है ये गाना। जी। हालाँकि फ़िल्म में बहुत मज़ाकिया नोट पे आता है, पर मैं वो बड़ा पॉज़िटिव सुर का गाना है। फटेला जेब सिल जाएगा, अच्छा। जो चाहेगा मिल जाएगा। तो ये हमारी फ़िलॉसफ़ी थी कड़की के दिनों में। जी। तो ये गाना ज़रूर सुनाना चाहूँगा मैं। फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोट, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, और भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है। चिकन करी, उसको मांगता पत्ती हरी, जेब में तेरे 10 रुपया, पीले कटिंग खा ले भजिया, खाने का है चिकन करी, उसको मांगता पत्ती हरी, जेब में तेरे 10 रुपया, पीले कटिंग खा ले भजिया, किस्मत पे रोने का नहीं, कैलेंडर बदलते रहने का, अरे भेजा क्यों सरकाने का, हर टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है, सही बोलता है। आज तो है अंधेरा, कल होगा उजाला, अरे अपनी दिवाली होगी, किसी और का होगा दिवाला, कल देख लेना पैसा, होगा गोदी भरकर, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो हाथ धो के ही पीछे पड़ जाएगा, पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, और भेजा क्यों सरकाने का, सही बोलता है, और टेंशन काय को लेने का, सही बोलता है। अरे भलताइच पकड़ा बाप, लाइन में आ, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, लाइफ में चलते रहने का, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सरकाने का, टेंशन काय को लेने का। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारे मेहमान, और आज के हमारे मेहमान हैं निर्माता निर्देशक विपुल शाह। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आंखें फिल्म का गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे। और विपुल जी, ये बताइए कि फिल्म आंखें से जुड़ा हो कोई खास वाक्य आपको याद आता है जो श्रोताओं के साथ बांटना चाहेंगे आप? वैसे बहुत सारे वाक्य हैं, क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म थी। हर दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी याद है। लेकिन 2-3 ऐसे किस्से हैं जिसमें मैंने अमित जी का एक ऐसा स्वरूप देखा जो मैंने पहले कभी देखा नहीं था। हम लोग महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पे शूट कर रहे थे जी। और महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पे अमिताभ बच्चन आए हैं, ये बात से
वहाँ इतनी भीड़ हो गई थी, प्लेटफॉर्म से लेके पुल के ऊपर, फ्लाईओवर के चारों ऊपर, तरफ ब्रिज भीड़ के ही। ऊपर, करीब करीब मेरे हिसाब से उस दिन हमें पुलिस ने बताया कि कम से कम 60-70 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे। और जहां हम शूट कर रहे थे उसके सामने जितने प्लेटफॉर्म्स थे उस पे हिलने तक की जगह नहीं थी। और हो ये रहा था कि आने वाली हर गाड़ी में जितने लोगों को देखते थे अमित जी को, वो भी उतर जाते थे जी। अपना काम काज छोड़ के। भीड़ बढ़ती जा रही थी। और अमित जी जब सेट पर पहली बार, आई मीन शूटिंग फ्लोर पर पहली बार आए, तो आने के बाद जब उनका शॉट हो गया और मैंने कहा सर आप वैन में बैठिए मैं बुलाता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं विपुल अब मैं जा नहीं सकता, जी। क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये लोग पीछे भागेंगे, सामने ट्रैक है, ट्रेनें आ रही हैं और हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए। तो मैंने कहा सर हमें तो पूरा दिन लगेगा, आप इतनी धूप में और इतनी बुरी हालत में कैसे बैठेंगे यहाँ पे। जी। तो उन्होंने कहा वो जो है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ मैं नाइंसाफी। ऐसा नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता। तो उन्होंने फिर माइक हाथ में लिया और लोगों से विनती की कि देखो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं पूरा दिन यहीं बैठा हूँ आपके सामने, लेकिन आप कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे आपको चोट लगे, कोई हादसा हो। ट्रेनें आ रही हैं, हर 2 मिनट पे ट्रेन आ रही है, आप धक्के ना मारे एक दूसरे को। मैं यहीं बैठा हूँ, आप बारी बारी से उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पुल के जरिए आके मुझे मिल सकते हैं। तो इतने सारे काम के टेंशन के बीच भी उन्होंने इन सारे लोगों को संभाला और इतनी बड़ी भीड़ को संभालना, 60-70 हजार की भीड़ को संभालना। उस दिन हमें ऐसा लग रहा था कि पुलिस हमारा काम बंद करवा देगी, क्योंकि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और पुलिस बहुत प्रेशर में थी, क्योंकि 300 से ज्यादा उन्होंने अपने लोग लगाए हुए थे, लेकिन मामला बेकाबू होता जा रहा था। बिकॉज एज आई सेड कि हर ट्रेन से लोग और उतर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर अमित जी के अलावा और कोई भी स्टार होता तो वो शूटिंग में वहां कर पाता। और इतनी इंसानियत कि वो जो लोग खड़े हैं उनको चोट ना लगे, इसलिए उन्होंने खाना तक नहीं खाया पूरे दिन में। जी। शाम को हमने कुछ 5:30-6 बजे पैकअप किया, उसके बाद उन्होंने जाके कुछ खाया। जी। इतना डेडिकेशन और इतनी ऑनेस्टी अपने ऑडियंस के प्रति मैंने नहीं देखी किसी एक्टर में। और मुझे लगता है कि वही वजह है कि आज वो हमारे लिविंग लेजेंड हैं और लोग इतना प्यार करते हैं उनसे। तो ये मेरे लिए एक ऐसा दिन था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। जी। अच्छा, अमित जी की बात चल रही है और आपने अपनी शूटिंग की बात बताई, मतलब आंखें फिल्म पहली फिल्म थी, तो उससे जुड़ा हुआ और भी वाकया है वो सुनेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक गाना सुन लें क्या? जरूर सुनना चाहिए। एक वैसा भी होता है पार्ट 2 करके एक फिल्म आई थी, जी। उसमें एक गाना है जो अमित जी के लिए, उसके पहले 3 बोल मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगते हैं, अल्लाह के बंदे। जी। तो वो गाना मैं सुनाना चाहूंगा, अल्लाह के बंदे। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खोके अपने पर ही तो, खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा।
टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा। बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे। शुरुआत में आपने टेलीविजन के लिए बहुत सारे सीरियल्स बनाए, आपने बताया भी, जिक्र भी किया, तो ये बताइए कि उन सीरियल्स को बनाते हुए आपकी किस तरह की यादें हैं, किस तरह का अनुभव रहा है? मेरी सबसे अच्छी याद एक महल सपनों का के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वो भारत का पहला दैनिक धारावाहिक बना जी। उन दिनों लोग दैनिक धारावाहिक देखते नहीं थे। मैंने ये प्रस्ताव रखा था सोनी टेलीविजन के सामने कि हमें ये करना चाहिए, और उन्होंने वो रिस्क लिया और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। उन दिनों एक दौर था कि लोग एक्स मैरिटल रिलेशनशिप्स पे सीरियलों में बहुत जोर देते थे। खानदानी राइवलरी, पैसों को लेके राइवलरी, ये सारे मेन मुद्दे होते थे सीरियल के। हमने एक ऐसा सीरियल चुना, हमने एक ऐसा विषय चुना जिसमें ऐसा कुछ नहीं था, जिसमें घर के एक जॉइंट फैमिली के अंदर औरतों की छोटी छोटी तकरारें और छोटी छोटी सिचुएशंस के आसपास कहानियाँ थी, और बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से हमने उसे पेश किया। और गुजराती थिएटर के जितने भी कलाकार थे ऑलमोस्ट सभी ने उस सीरियल में पार्ट किया। और मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूँ कि 1000 एपिसोड 5 साल तक वो सारे कलाकार, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट था तो उसमें फाइनेंशियली बहुत मुनाफा नहीं था जी। लेकिन उन सारे कलाकारों ने बिना एक भी कंप्लेन किए 5 साल तक मेरे साथ निभाया। तो वो पूरा ही जो अनुभव था वो बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, क्या फर्क लगता है आपको छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के काम में? फर्क कोई नहीं है, सिर्फ हमें फिल्म में थोड़ी ज़्यादा आज़ादी होती है, स्केल बड़ा होता है, शूटिंग हम थोड़ी आराम से कर सकते हैं। डेली सोप में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, एक टारगेट होता है, उसे अचीव करना होता है। रोज़ कम से कम एक एपिसोड बनना चाहिए, तभी वो टेलीकास्ट हो पाएगा। वो हमारी सबसे बड़ा संघर्ष होता है। उसके अलावा क्रिएटिव प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं होता। कलाकारों के लिए उतनी मेहनत होती है, चाहे वो फिल्म हो या छोटा पर्दा हो। तो मुझे बेसिकली दोनों माध्यम में कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आता। अच्छा, अपनी फिल्मों की कहानियों का चुनाव आप कैसे करते हैं? सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि वो दिल को छूनी चाहिए जी। और मुझे ऐसा लगना चाहिए कि बस इसके अलावा मैं और कोई फिल्म इस वक्त कर ही नहीं पाऊंगा। उस हद तक जब मैं उस कहानी से पैशनेटली प्रभावित हो जाता हूँ, उसके बाद मैं सोचता नहीं कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, बस एक ही दिमाग में होता है कि ये फिल्म बनानी है। और मुझे लगता है वही एक वजह है कि मेरी फिल्में लोगों को पसंद आई हैं। मेरा कमिटमेंट और मेरा कन्विक्शन जो है वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है जी। तो जब तक मैं कन्विंस नहीं होता, मेरा कमिटमेंट और कन्विक्शन उस एक सब्जेक्ट पे नहीं आता, तब तक मैं चैन नहीं करता। एक और मुद्दा खास होता है कि मैं, जैसे मैंने पहले आंखें की, फिर वक्त की। आंखें थ्रिलर थी, वक्त एक फैमिली फिल्म है। तो अब तीसरी फिल्म जो बनाऊंगा वो ना थ्रिलर होगी ना फैमिली फिल्म होगी, कोई नई दिशा होगी। कोई हर बार एक अलग फिल्म करने की कोशिश होती है, एक नया विषय, नया जॉनर ट्राई करने की कोशिश होती है।
और इस वक्त के जो सामाजिक हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनका अगर कोई छोटा सा रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई दे तो और भी अच्छा। वे आपकी फिल्मों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपको कॉमेडी से कुछ ज्यादा ही लगाव है, तो इसकी क्या वजह है? हमारा जो माध्यम है वो मनोरंजन का माध्यम है और हमारी फिल्मों ने कॉमेडी को बहुत सालों तक इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया और जब किया तो मजाक के ज़्यादा उसमें कोई बहुत दम था नहीं। बहुत सालों पहले हमारे यहाँ पड़ोसन जैसी फिल्में बनती थी, जो प्यार किए जा जैसी फिल्में बनती थी जिसमें कमाल की कॉमेडी होती थी। पर बीच में एक दौर आया जब कॉमेडी में हमने बहुत निम्न स्तर की कॉमेडी देखी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कॉमेडी के अलावा एक फिल्म में जितने रस होते हैं उसमें हास्य रस ना हो तो वो फिल्म अधूरी होती है। अगर आप देखेंगे तो हमारी फिल्मों में सारे रस होते हैं जी। श्रृंगार भी होता है, प्रेम भी होता है, वैर भी होता है, द्वेष भी होता है। हास्य को हम इतना महत्व नहीं देते और ये चीज़ मुझे बहुत खटकती है। मुझे लगता है कि जब आप एक इमोशनल सीन करना चाहते हैं, लोगों को रुलाना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ लोगों को हंसाना भी चाहिए, तभी वो रोने वाले सीन का मज़ा बढ़ता है। लोग घर जाते हैं तो वो रोने वाले सीन को याद करेंगे अगर वो थोड़ा बहुत हंसे भी हैं। अगर 2 घंटे तक रोएंगे तो बाहर निकल के बोलेंगे अच्छी फिल्म थी लेकिन सर बहुत भारी हो गया। सही बात है, ये वक्त में खूब देखने को मिला। तो वो कोशिश हमारी रहती है कि हम लोगों को हंसाएं भी और रुलाएं भी। जी। अच्छा, निजी जिंदगी में आप मजाकिया हैं या बहुत ही सीरियस? नहीं, बहुत ज्यादा मजाकिया हूँ, लेकिन एक डायरेक्टर की इमेज को भी निभाना होता है जी। अगर मैं पूरा दिन मजाक करते रहूंगा तो मेरे एक्टर या मेरी ऑडियंस मुझे सीरियसली लेगी नहीं तो वो मुझे थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती हूँ और मेरे जो दोस्त हैं, करीबी लोग जो जानते हैं वो समझते हैं और जानते भी हैं कि मैं बहुत इजी गोइंग और मजाकिया फन लविंग आदमी हूँ जी। खैर, बचपन की शरारतों को सुनते हुए तो ऐसा मुझे भी लगा कि आप काफ़ी मजाकिया होंगे, वरना पहले तो हमें भी थोड़े से खौफ ज़दा थे कि आप बहुत ही सीरियस इंसान हैं। चलिए, अच्छा है, तो मेरा इमेज वर्क काम कर रहा है। विपुल जी, आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना हो जाए। जी हाँ, एक गाना है काल फिल्म से। हाँ। तौबा तौबा इश्क में करना। रब्बा मेरे तू ही मेरी जिंदगी। तौबा तौबा इश्क में कर लिया, तौबा तौबा इश्क में कर लिया, तौबा तौबा इश्क में कर लिया, तौबा तौबा
अच्छा विपुल जी, फिल्म वक्त में बोमन ईरानी और राजपाल यादव के जरिए आपने लोगों को खूब हंसाया, और बतौर निर्देशक इस फिल्म का कौन सा वो सीन है जो आपको गुदगुदाता है? अक्षय कुमार जो है वो शादी करके आए हैं प्रियंका के साथ, और इस घटना से पहले हम फिल्म में देखते हैं कि 2 या 3 बार ऐसा होता है जब बोमन ईरानी जी जो है वो अमिताभ बच्चन जी को बहुत चिढ़ाते हैं। नोक-झोंक चलती है। हाँ, काफी नोक-झोंक चलती है, और वो बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन अमित जी के पास उसकी हरकतों का जवाब नहीं है। और जब अक्षय शादी करके आते हैं और अमित जी को पता चलता है कि वो भागकर शादी करके आए हैं, और जिस लड़की के साथ उन्होंने शादी की है वो बोमन ईरानी जी की बेटी प्रियंका चोपड़ा है जी। तो उनको मौका मिलता है कि बोमन ईरानी को खरी खोटी सुनाया जाए, क्योंकि इससे पहले सीन में बोमन ईरानी जी अमित जी के सामने जब आते हैं तो वो अक्षय को गुड फॉर नथिंग, मंकी वगैरह वगैरह बहुत कुछ सुना के जाते हैं। तो इसका जो वो जवाब देते हैं अमित जी पूरा, वो मुझे लगता है कि फिल्म का बेस्ट कॉमिक सीक्वेंस है, क्योंकि एक तो उसमें अमित जी, बोमन, राजपाल, अक्षय, प्रियंका, शेफाली, सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और वो सिचुएशन अपने आप में बहुत यूनिक है कि बेटा भागकर शादी करके आया है और बाप गुस्सा होने की बजाय उसमें उसका मजा ले रहा है जी। और बोमन पहली बार उस सीन में चित हो जाते हैं। तो और वहां से उस सीन से राजपाल और बोमन की रिलेशनशिप शुरू होती है, जो जुगलबंदी है राजपाल और बोमन की। तो वो सीन मेरे हिसाब से फिल्म का सबसे बढ़िया कॉमिक सीक्वेंस है जी। अच्छा, इस फिल्म में, फिल्म वक्त में शेफाली शाह ने माँ की भूमिका निभाई है और आपने उन्हें निर्देशित किया है, लेकिन ये बताइए कि घर में किसका निर्देशन चलता है, किसका डायरेक्शन, आपका या उनका? देखिए, अगर मुझे बचना है तो मुझे कहना पड़ेगा कि उनका जोर चलता है, उनकी हुकूमत चलती है। लेकिन हकीकत यह है कि हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जी। और ना वो मुझ पे राज कर सकती है ना मैं उन पे। हम लोग काफ़ी लिबरेटेड हैं अपने ख्यालों में, तो एक दूसरे को जो जगह देनी चाहिए वो देते हैं, पर पब्लिकली मैं हमेशा यही कहता हूँ कि उनका राज चलता है। अच्छा। और कहीं ये बात वो सुन रही होंगी तो फिर? अगर वो सुन रही होंगी तो फिर देखेंगे, जो होगी वो झेलनी पड़ेगी। अच्छा, शेफाली जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और शादी का जिक्र कैसे आया था, मतलब कैसे हुई थी फिर आपकी शादी? शेफाली से भी मैं गुजराती थिएटर से ही मिला हूँ जी। वो तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के स्वरूप में पहली बार लोगों के सामने आई थी और उन्होंने भी काफ़ी गुजराती थिएटर किया था। इसके बाद हमने एक फिल्म की थी साथ में, दरिया छोरू, गुजराती फिल्म थी। उस फिल्म के दौरान हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर हमने शादी की। शादी का प्रस्ताव भी मैंने ही रखा जी। और मुझे लगता है वही ठीक होता है। अच्छा, उनकी कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है? ऐसा कुछ है कि एक ऐसी क्वालिटी है शेफाली की जो मुझे बहुत अच्छी भी लगती है और मुझे उससे बहुत डर भी लगता है। वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है। हाँ। और वो कोई बात डिप्लोमेटिकली बोल नहीं पाती, जो उनके दिल में होता है वही जुबान पे होता है और वो एकदम एक सेकंड भी सोचे बिना धड़ से बोल देती है। तो मैं बहुत पसंद करता हूँ इस बात को कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और वो किसी के भी सामने हो कह देती, वो किसी चीज को बोलने में, सच बात को बोलने में डरती नहीं। तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन आज के ज़माने में और इस इंडस्ट्री में जहाँ लोगों के ईगोज बहुत बड़े होते हैं, तो ये थोड़ा सा कभी कभी डरावना भी होता है जी। बट मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जी। अच्छा, ये तो रही कि आपको क्या अच्छी लगती है उनकी बात, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपकी कौन सी बात शेफाली जी को अच्छी लगती है? सारी बातें। हाँ, बिल्कुल, मैं तो ऐसा ही मान के चलूंगा। कभी पूछने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए अपनी बीवी को। पूछेंगी तो वो इतनी गलतियां बताएगी कि उसको फिर सुधारते सुधारते बहुत साल निकल जाते हैं। तो हाथ में आई हुई बाजी को जाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, मैं मान के चलता हूँ कि उनको मेरी किसी चीज से कोई कंप्लेन नहीं है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, शेफाली जब विविध भारती के स्टूडियो में आएंगे तो खास तौर से ये सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे। हाँ, जरूर पूछिए। और मैं वो रेडियो प्रोग्राम सुनूंगा भी नहीं, क्योंकि सुनूंगा तो फिर वही सारी बातें हो जाएंगी ना, सुनना ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुनते हुए, जानते हुए।
तो अब इतनी सारी बातें शेफाली जी की चली हैं, तो शेफाली जी के लिए कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे? कौन सा गाना सुनवाएं? वैसे तो जो गाने मैं सोच के आया था उसमें से कोई गाना बिल्कुल फिट नहीं होता शेफाली पे, पर एक गाना है लकी फिल्म का, सुन जरा, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा गाना है। वो सुन जरा सोनिए, सुन जरा, सुन जरा सोनिए, सुन जरा, सुन जरा सोनिए, सुन जरा, सुन जरा सोनिए, सुन जरा। आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। सुन जरा सोनिए, सुन जरा, सुन जरा सोनिए, सुन जरा। आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। सुन जरा सोनिए, सुन, सुन, सुन जरा। लम्हों के साए तो बस यही थम गए हैं, याद मुझे आए तेरी बातें, पलकों की सुर्ख चादर पे अश्क भी जम गए हैं, तेरी आँखों से ना हटती आँखें, बेबसी का है आलम, क्या करूं मैं बता, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। सुन जरा सोनिए, सुन जरा, सुन जरा सोनिए, सुन जरा। आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। सुन जरा सोनिए, सुन जरा, सुन जरा सोनिए, सुन जरा। विपुल जी, आपकी दोनों फिल्मों वक्त और आंखें में बच्चन साहब हैं। एक युवा निर्देशक के रूप में कैसा रहा उनके साथ आपका अनुभव? सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था तो पहले दिन जब अमित जी शूटिंग पे आने वाले थे तो मैं काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार और दिग्दर्शक के बीच में जो पहले कुछ घंटे होते हैं वो उनकी रिलेशनशिप में जो विश्वास पैदा करना होता है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत अहम होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे करूँगा ताकि अमित जी को मुझ पे एक नए डायरेक्टर पे भरोसा हो जाए। जैसे ही वो सेट पे आए तो उन्होंने सबसे पहले आते ही मुझे कहा कि यार विपुल संभाल लेना मुझे। तो मैंने कहा सर मैं आपको क्या संभालूंगा आप? तो बोले नहीं नहीं यार, ऐसा होता है ना कि हम एक्टर लोग सिर्फ एक्टिंग करना जानते हैं, हम सोचते नहीं है। सोचते तुम डायरेक्टर हो, तुमने बहुत कुछ सोचा होगा, तो जो तुम्हारे दिल में है वो बिल्कुल बिना हिचक मुझे बता देना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो डरना नहीं, बोल देना। तो उन्होंने वो पहले ही मिनट में मुझे एक अंदाज़ा दिला दिया कि वो बिल्कुल खुलकर आए हैं, वो कोई एक नए डायरेक्टर से काम करना है इसलिए कोई एक दिल में डर लेके या कोई एक ख्याल लेके नहीं आए हैं। और उन्होंने आते ही मुझे एक ऐसे विश्वास का भरोसा दिलाया
कि उसके बाद काम करना बहुत ही आसान हो गया। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कलाकार के लिए, कि वो अपनी पोजीशन से बहुत जूनियर आदमी को कितना संभाल के साथ में लेके चलते हैं, ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो टूटे नहीं और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। हम ये जानना चाहते हैं विपुल जी कि जब आप शूट पर नहीं होते हैं, जब आप फिल्में नहीं कर रहे होते हैं, कुछ फिल्मों के बारे में सोच नहीं रहे होते हैं, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? बाहर गांव घूमना बहुत पसंद करता हूं और उसके अलावा मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है। वैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में मेरी काफ़ी रुचि है, वो मैं बहुत एंजॉय करता हूं। तो स्कूबा डाइविंग मेरा बहुत पसंदीदा शौक है। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग है, ग्लाइडिंग है, ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में करना पसंद करता हूँ। इतने सारे शौक हैं आपके, एक शौक कुछ छूट तो नहीं रहा है कि शेफाली जी के साथ रसोई में कोई करामात कभी नहीं दिखाते? हाँ, वो मजबूरी है, क्योंकि अगर बीवी को कभी खुश करना हो तो ये एक बहुत काम आता है, ऐसा हथकंडा है। लेकिन आप बनाते हैं सच में क्या कुछ? हाँ जी, मैं सब कुछ बना लेता हूँ। अच्छा, सिर्फ रोटियां नहीं बनाता। अच्छा। रोटी के अलावा मैं सब कुछ बना लेता हूँ और मुझे ऐसा लगता है, और जितने दोस्तों ने खाया है, दावत खाई है, उनके हिसाब से मैं बहुत ही अच्छा कुक हूँ। और यानी वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में रसोइया जो बनाता है उससे तुम ज़्यादा अच्छा बनाते हो। तो अच्छा। पर वो एक बहुत अच्छा रिलैक्सिंग ये होता है। इनफैक्ट जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूँ, शूटिंग के शेड्यूल और वो सब बहुत हेक्टिक होते हैं, तब मैं खाना बनाना पसंद करता हूँ, बिकॉज वो 1.5-2 घंटा मुझे बड़ा डी स्ट्रेस कर देता है। तो वो 1.5 घंटे के लिए मैं भूल जाता हूँ कि काम का प्रेशर क्या है, तो मुझे बड़ा डी स्ट्रेस कर देता है। तो वो एक अच्छा चेंज हो जाता है। विपुल जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी रोचक बातें हमें बताई। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आई होंगी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझसे ये सारी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे श्रोताओं ने मेरी बातें सुनी, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान थे निर्माता निर्देशक विपुल शाह। विपुल शाह से बातचीत कर रही थी ममता सिंह। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग मीना नाइक का था और विविध भारती की ओर से इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। उजाले उनकी यादों की।